सेक्शन 10 नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम और धारा 12 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम केवल एक ही बात कह रहा है कि उन वादों में जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए जो अधिनिर्णित की जानी है। नुकसानी ये दो मामलों में दी जाती है, एक अकृत्य और दूसरा संविदा भंग। तीसरे मामले में नुकसानी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि आप जुर्माने को भी नुकसानी मान लेते हैं, जबकि जुर्माना नुकसानी नहीं है। और 357 सीआरपीसी पुरानी वो प्रतिकर दिए जाने का आदेश जरूर देते थे, लेकिन प्रतिकर नुकसानी नहीं है। कंपनसेशन अलग बात और डैमेज अलग बात। कंपनसेशन और डैमेज इसके बीच फर्क मोटा मोटा अगर कर दें, बहुत महीन फर्क में न भी जाए तो भी ये फर्क आ जाता है कि डैमेज उतना ही दिया जाएगा जितना हुआ और कंपनसेशन अनिर्धारित होता है, वो कम और ज्यादा दोनों हो सकते हैं। मानहानि का मामला है, ठीक है, नो डाउट वादी की मानहानि प्रतिवादी ने की है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो केवल मानवीय भूल इसका परिणाम थी। बाई चांस कुछ लिख गया, जिसे मिस्टर इंडिया में दिखाते हैं कि वो गया, उन्होंने कहा चोर का इंटरव्यू ले लो और वो मकान खाली होने का विज्ञापन देने आया है। करेस्पॉन्डेंट उसका चोर समझकर इंटरव्यू ले रहा है, 20 सवाल उससे कर रहा है। भूल हो गई, ठीक है, नो डाउट मानहानि हुई है, लेकिन इसके बाद भी क्योंकि मानहानि आशय पर निर्भर नहीं है। हां, ये ठीक है कि मानहानि साक्ष्य भी हो सकती है, लेकिन मानहानि बिना आशय के भी हो सकती है। हम लोगों ने अकृत्य में पढ़ा था कि मानहानि होने के लिए क्या जरूरी था, आप समाज आपको अलग थलग कर दे, आपकी बौद्धिक और सदाचारिक जो स्थिति है उसके बारे में कोई विपरीत कथन किसी के द्वारा ये किया जाए तो अनजाने में हो गया, लेकिन अनजाने में हुआ और साक्ष्य हुआ, दो बातें अलग हो गई। तीसरी बात, चलिए गलती से हो गया और 20 बार हमने क्षमा याचना की आपसे, ठीक है, हम क्षमा याचना करें तो हमें क्षमा प्राप्त करने का कोई हक ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। भाई आप हमसे कुछ मांगे हैं और हम आपको दे ही दें, इसकी तो कोई, ठीक है, ऐसा तो कोई प्रिंसिपल नहीं, ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं कि आप मांगेंगे और हम देने के लिए विवश हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्षमा याचना की, बहुत बार की, लेकिन वादी संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन यह एक तथ्य है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, जब नुकसानी की रकम अवधारित हो, ठीक है ना, और ये नुकसानी की रकम पर प्रभाव डाल देगी, ये तथ्य नुकसानी की रकम को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। नुकसानी की रकम उस दशा में ज्यादा हो सकती थी जब आपने न सिर्फ मानहानि की बल्कि ढीठता के साथ, ठीक है, अपनी बात पर अड़े भी रहे। हमें तो कल बहुत प्रसन्नता हुई जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अकेले हम हैं हिंदुस्तान में जो इस व्यक्ति को उस समय धूर्त कहते थे जिस समय यह अन्ना आंदोलन चलाता था, क्योंकि कोई भी आदमी जो बहुत ईमानदारी की बातें कर रहा है वो नाटकबाज हो सकता है, ईमानदार नहीं। ईमानदारी आपके मन का गुण है। ईमानदार ईमानदारी दिखाता नहीं है। राम बताने नहीं गए किसी को हम ईमानदार हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और आईआरएस ये ईमानदार होगा, जितना इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में
काम कर लिया, वो ईमानदार होगा। शायद कोई दिया लेकर ढूंढे तो एक आध भले ही मिल जाए। तो हम तो उसी समय कहते थे ये बेहद बेईमान और निहायतन धूर्त आदमी है। ठीक है, ये बेवकूफ बना रहा है अन्ना को, और अन्ना मूर्ख है जो इसके हाथों बेवकूफ बन रहा है। तब तो ये बताता था कि किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाए बस उसे इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद जांच होगी, पहले इस्तीफा दे। अब कह रहा है जेल से सरकार चलाएंगे। चला नहीं पाएगा, गारंटी दे रहा हूं, नहीं चला सकता, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है। और बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्री एंड फेयर, ठीक है, पारदर्शी प्रशासन ये होना चाहिए। भ्रष्ट प्रशासन ये बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के खिलाफ है। चलाएगा तो 356 का उपयोग होगा। क्यों 356 कहती क्या है? 355, ठीक है, आप 356 का यही तो कहती है कि जब भी किसी राज्य की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक न चलाई जा सके, तब, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों की भावना के मुताबिक न चलाई जा सके, ठीक है, यह इंटरप्रिटेशन कई बार आया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की ओबीडियंस दो अलग अलग बात है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर जेल से सरकार नहीं चला सकता। ये सही है, नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट यही है कि कोई भी आदमी जेल से सरकार नहीं चलाएगा। तो अगर चलाएगा तो उसके लिए फिर व्यवस्था है भारत के संविधान में। तो चला तो नहीं पाएगा, लेकिन चला पाएगा नहीं पाएगा ये एक दीगर प्रश्न है। प्रश्न तो केजरीवाल की शख्सियत के मूल्यांकन का है। ये बेईमान आदमी तब बताता था, ये तो लिस्ट जारी करता था, लिस्ट, फलाने के ऊपर ये मुकदमा, फलाने के ऊपर ये मुकदमा, फलाने के ऊपर ये बिजली चोरी का मुकदमा, अब खुद पर शराब घोटाले का मुकदमा है और कह रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे। मजेदार है, ठीक है, ऊपर से अपने आप को कट्टर ईमानदार भी करा। हमें तो बड़ा आनंद आ रहा था, हम तो कल देख ही रहे थे बैठे बैठे, घंटों हमने देखा। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बेईमान और धूर्त आदमी भारतीय राजनीति में पैदा ही नहीं हुआ। बहुत ही नीच किस्म का आदमी। इंदिरा गांधी तानाशाह थी, लेकिन इस कदर धूर्त पहली बार एक भारतीय राजनीति में आया। और वो कौन है? बहुत पढ़ा लिखा, IRS। इसीलिए बार बार कहते हैं कि शिक्षा और संस्कार, इसके बीच आवश्यक संबंध नहीं है। और ये हमें कहने की जरूरत केजरीवाल के आधार पर नहीं, रावण के आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि शिक्षा और संस्कार, इसके बीच कोई आवश्यक रूप से संबंध हो, कतई जरूरी नहीं है। शिक्षा और संस्कार दो अलग अलग बात है। यह सही है कि शिक्षा संस्कार का माध्यम है, लेकिन यह भी संभव है कि आप शिक्षित हो किंतु संस्कारहीन हो। ठीक है, यह संभव है। और समाज के लिए संस्कारी चाहिए, शिक्षित नहीं। शिक्षित हो बेहतर है, लेकिन शिक्षित न भी हो तो भी काम चलेगा, लेकिन संस्कारहीन होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा काम। संस्कारहीन होगा तो फिर जो भगवान ने गारंटी दी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है, तब तो फिर उसी स्थिति का, ठीक है, उसी स्थिति की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। संस्कारों के अभाव में कुछ नहीं चल सकता, शिक्षा के अभाव में सब कुछ चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। आप संस्कारित भी हो, आप शिक्षित भी हो, इससे बेहतर बात नहीं। लेकिन अगर मिनिमम चुनना पड़े तो फिर संस्कार को चुनना होगा, शिक्षा जाए भाड़ में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कम से कम मेरा तो है। तो हम लोग बात कर रहे थे नुकसानी की रकम अवधारित करने में। नुकसानी दो जगह, एक जगह संविदा भंग और दूसरा अकृत्य और संविदा भंग, इसमें नुकसानी की रकम दी जाती है। आप जुर्माने को भी नुकसानी समझना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। जुर्माना दंड है और दंड के विषय पर
उस व्यक्ति का जिसे वो दिया जा रहा है कोई हक नहीं हो सकता, कोई हक नहीं हो सकता। मीनिंग तेरे भाई वो दंड के विस्तार को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। आप तय नहीं करेंगे कि आपको दंड कितना मिले, लेकिन नुकसानी और प्रतिकर इन्हें डिसाइड करने के विषय पर आपकी बात भी सुनी जाएगी कि उतनी नुकसानी और उतना प्रतिकर, ठीक है, वादी को दिया जाए या ना दिया जाए। आप ये दर्शित कर रहे हैं कि ठीक है, नो डाउट हम तो मानहानि हो गई, लेकिन हमने 25 बार माफी मांगी और ये बिल्कुल ठीक है कि माफी मांगने के बाद भी माफी पर मेरा कोई हक, माफी पर मेरा कोई अधिकार ये नहीं हो सकता। ये इनकी मर्जी है, माफ करे ना करे, लेकिन इसके बाद भी ये तथ्य ध्यान में रखे जाने योग्य है कि व्यक्ति विनम्र है, केजरीवाल की तरह ढीठता के साथ अड़ा हुआ नहीं है कि जेल जा रहा है फिर भी कह रहा है जेल से सरकार चलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। कम से कम ये तथ्य ध्यान में रखे जाने योग्य है कि कम आपका नुकसानी अवार्ड होनी चाहिए। आपने जानबूझकर किसी की मानहानि की। अब एक दूसरी स्थिति आ गई, ठीक है, आपने फॉल्स प्रोसिक्यूशन, ठीक है, मिथ्या अभियोजन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन जिसे कहते हैं, वो किया है। विद्वेषपूर्ण तब भी कहा जाएगा व्हेन यू हैव नो जस्टिफाइड रीजन टू प्रोसिक्यूट समबडी। ठीक है, आपके पास किसी को अभियोजित करने का समुचित कारण नहीं था, आपने विद्वेषपूर्ण अभियोजन किया है, नो डाउट किया है, लेकिन दो स्थितियां फिर आ गई। आपको पता था कि आपके पास समुचित कारण नहीं है उसे विद्वेषपूर्ण ढंग से अभियोजित करने का, और दूसरा आपको पता नहीं था, आप मूर्ख थे। और कई बार आप अपनी मूर्खता को निष्ठा के साथ पकड़े हुए होते हैं, यानी आप नैष्ठिक मूर्ख होते हैं। ठीक है, कि आपने अपनी मूर्खता को निष्ठा के साथ पकड़ भी रखा है, आप छोड़ने को भी राजी नहीं। आपको कोई बता भी रहा है कि भैया आप बेवकूफ हो, लेकिन आप उसी को बेवकूफ मान रहे हो, खुद को आप मान ही नहीं रहे। अब है, ये मानसिक दशा है, लेकिन इसमें आप भोले और मूर्ख हो। मूर्खता की भी अपनी कई श्रेणियां हैं, इसमें आप मूर्ख तो हो किंतु भोले और मूर्ख, एक मूर्ख भी हो, धूर्त भी हो। आपको हम बता रहे हैं, देखो इसमें प्रोसिक्यूशन लायक कोई ग्राउंड नहीं है दूसरे का, और आप समझ भी नहीं पा रहे स्थिति को और मेरी मान भी नहीं रहे। ठीक है, तो नो डाउट, ठीक है, आपके पास कोई आधार नहीं था किसी को अभियोजित करने का, और आपको यह मालूम भी था कि मेरे पास कोई आधार नहीं है दूसरे को अभियोजित करने का, फिर भी आप उसे अभियोजित कर रहे हो। अब ऐसा भी दो कारणों से हो सकता है, एक उसे बदनाम करने के लिए, और दूसरा उसे बदनाम करके खुद के लाभ को सुरक्षित करने के लिए। अब ये भी दो बातें हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रासंगिक ये है, आपने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया झूठा, इसलिए कि हम लोकसभा चुनाव ना लड़ पाए या लड़े तो हार जाए। एक स्थिति, आपने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया इसलिए कि हम लोकसभा चुनाव हार जाए और आप जीत जाओ। अब ये दूसरी स्थिति है। ठीक है, आप अपना लाभ सुरक्षित करना चाहते हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर। एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो अनजाने में, एक सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो किंतु अपने लाभ को सुरक्षित नहीं करना चाहते। कई स्थितियां हैं, प्रतिकर तो मिलेगा ही अकृत्य में, और प्रतिकर और नुकसानी इसके बीच फर्क रहेगा। नुकसानी
कम मिले या ज्यादा मिले, इसे डिसाइड करने के प्रिंसिपल्स हैं। कहां दिए? धारा 73 भारतीय संविधान अधिनियम। वहां उन्होंने प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि आप डैमेज को कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि कैलकुलेटेड डैमेज मिलेगा और वो नहीं मिलेगा जिसे आप बचा सकते थे और अपनी लापरवाही से, ठीक है, आपने चूंकि लापरवाही बरती इसलिए वो डैमेज हो गया, तो आपकी गलती से हुआ है, वो मिलेगा भी नहीं। यानी डैमेज और कंपनसेशन दो अलग अलग बात है, ठीक है। डैमेज में निर्धारित क्षतिपूर्ति और कंपनसेशन अनिर्धारित। आपको नुकसान बड़ा दिख सकता है और कंपनसेशन कम मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो डैमेज और कंपनसेशन ये अलग अलग बात है। सामान्य तौर पर जब भी कंपनसेशन का सवाल होगा, और कंपनसेशन या डैमेज ये हमेशा जुर्माने से अलग है। जुर्माना अलग बात है, जुर्माना तो दंड है और दंड की दशा में आप ये तय नहीं करोगे कि आपको कम मिले या ज्यादा, उसे तय करने में आपकी कोई भूमिका ये होगी ही नहीं। यद्यपि दंड अधिरोपित करने वाले व्यक्ति पर यह दायित्व तो जरूर रखा गया है। पिछली आईपीसी में हम लोगों ने देखा था 63 सेक्शन, ठीक है, वो कहता था जहां जुर्माने की रकम तय नहीं है वहां जुर्माने की रकम का विस्तार कुछ भी हो सकता है, किंतु अत्यधिक नहीं। और अत्यधिक की गणना, ठीक है, जो जिस पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, यानी जो जुर्माने को देने वाला व्यक्ति है उसकी पेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर डिसाइड की जाएगी। यानी उसी काम के लिए जुर्माना धीरूभाई अंबानी पर या मुकेश अंबानी पर कितना हो सकता है और आप पर कम हो सकता है। जुर्माना अलग बात है, डैमेज अलग बात है, कंपनसेशन अलग बात है। तो यहां पर अच्छा, डैमेज और कंपनसेशन दोनों नुकसानी की सूरत में आपको दिलाए जाते हैं। तो सेक्शन 12 एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है कि जिन भी वादों में नुकसानी की रकम इसकी गणना की जानी है, उन मामलों में हर वो तथ्य सुसंगत हो जाएगा, हर वो तथ्य रिलेवेंट हो जाएगा जो न्यायालय को नुकसानी की रकम जो उसे वादी को देनी है, या अर्थात जो उसे अधिनिर्णित करनी है, एडजुडिकेट जो धनराशि करनी है, उस धनराशि को एडजुडिकेट करने में न्यायालय की सहायता जो भी तथ्य कर सके, वे सारे तथ्य सुसंगत हैं। उसने एक मोटी बात कह दी, उसने ये नहीं बताया कि हेतु सुसंगत, विद्वय सुसंगत और फलाना सिमत, कुछ नहीं, एक बड़ी मोटी, एक बड़ी सीधी बात कही कि जहां भी जिस भी मुकदमे में अगर नुकसानी की रकम इसकी गणना करनी है तो न्यायालय को नुकसानी की रकम इसकी गणना करने में जो भी तथ्य सहायता करे वे सारे तथ्य सुसंगत है। और अगर सुसंगत हो गए तो धारा 3 नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 5 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका साक्ष्य देने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वहां लेजिस्लेटिव परमिशन है। वो कहती है कि किसी भी मामले में या तो विवादित तथ्यों का साक्ष्य, सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो आप परमिटेड हो गए। अगर सेक्शन 12 नहीं होगा तो आप ऐसे तथ्यों का साक्ष्य जो आपके पक्ष में है और जो नुकसानी की रकम पर प्रभाव डाल सकते हैं, उन तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय को दे पाओगे, इसमें हमेशा संदेह रहेगा। यद्यपि न्यायालय की जो अवधारणा है वो न्याय करने की अवधारणा के साथ आती है, इसलिए धारा 12 हो न हो, लेकिन फिर भी सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा ऐसा माना जा सकता है। लेकिन तब ये सारी बात न्यायालय की अपनी इच्छा पर आ जाएगी और न्यायालय में भी अंततः आदमी बैठेगा और आदमी केजरीवाल हो सकता है, ठीक है। तो आदमी केजरीवाल भी हो तो भी गड़बड़ न कर पाए, इसके लिए जरूरी यह है कि उसे कानून के मुताबिक चलने के लिए मजबूर किया जाए और कानून बनाने वाली अथॉरिटी इस कानून की व्याख्या करने वाली अथॉरिटी से अलग हो, जो कि है
विधायिका कानून बनाएगी तो न्यायपालिका व्याख्या करेगी, और न्यायपालिका की व्याख्या के मुताबिक सरकार कानूनों को लागू करेगी। इन्फोर्समेंट उनके पास है। और आप देखिएगा, हम कल भी कह रहे थे, हम फिर कह रहे हैं, हम ठीक है, कि चुनाव आयोग में नियुक्ति संबंधी कानून ये रद्द नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसमें बार बार आया था कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, केवल लेजिस्लेटिव कैपेसिटी इस पर किया जाएगा कि जो संसद ने कानून बनाया, ठीक है, वो कानून क्या उसकी विधायी क्षमता के भीतर था, और विधायी क्षमता के भीतर था ये देखा जाएगा कि 107, 108, 109, 110 आदि आर्टिकल्स में वर्णित विधायी प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं हुआ था, ये एक चीज देखी जाएगी। दूसरी बात यह देखी जाएगी कि जिन विषयों पर संसद की विधायी क्षमता का विस्तार था, अर्थात 245, 246, 247, 248 आदि आर्टिकल्स संतुष्ट हैं या नहीं। जिस विषय पर आपने कानून बनाया वह विषय संघ सूची या संवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय के रूप में संविधान में वर्णित है या नहीं। और अगर आपने राज्य सूची पर कानून बनाया तो क्या देश में आपातकाल की स्थिति थी? और अगर आपातकाल की स्थिति थी भी तो यह देखा जाएगा कि आपने कानून जो बनाया वो किस क्षेत्र को लागू होने के लिए अभिप्रेत है। क्या वो क्षेत्र उस क्षेत्र के भीतर है जिस क्षेत्र में, ठीक है, आपातकाल की घोषणा विद्यमान है, या वो क्षेत्र है जिसमें चल रही गतिविधियों का प्रभाव उस क्षेत्र पर हो सकता है जिस क्षेत्र में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तभी तो कर पाएंगे। या जिस विषय पर आपने कानून बनाया है उस विषय पर कानून बनाने की प्रार्थना 2 या अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने आपसे की थी, यही तो तरीके हैं, और तो कोई तरीका नहीं। सिर्फ यहीं तक जुडिशियल रिव्यू सीमित रहेगा। और एक प्रमुख बात कि आपने जो कुछ बनाया क्या वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है? एक और बात, आप कहते हैं उसमें न्यायिक सदस्य नहीं है, तो न्यायिक सदस्य तो चीफ, ठीक है, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनकी नियुक्ति, उसमें भी न्यायिक सदस्य नहीं। तो क्या न्यायिक सदस्य जिसमें नहीं होगा वो सारी नियुक्तियां पार्शियलिटी से ग्रसित होंगी, पक्षपात से ग्रसित होंगी? क्या यह माना जाए? क्या देश में सिर्फ न्यायाधीश यही निष्पक्ष है और कोई है ही नहीं? और क्या न्यायाधीश बनते ही निष्पक्षता ऊपर से कहीं आदमी में प्रवेश करती है? क्या आज तक बेईमान न्यायाधीश पैदा ही नहीं हुए? तो न्यायाधीशों की उपस्थिति किसी भी, ठीक है, बॉडी में निष्पक्षता को सुनिश्चित किस प्रकार करेगी? और अब तक जो सीईसी की नियुक्ति होती आई है वो कैसे होती आई है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो या तो आप ये कहो कि अब तक सारी नियुक्तियां गलत थी, और यदि नहीं तो फिर आखिर आपके ये पॉलिटिकल ड्रामा करने से होता क्या है? कुछ नहीं होगा, देखे रहो। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि अगर यहां ये नहीं लिखा जाएगा कि नुकसानी की रकम अवधारित करने के विषय पर वे सारे तथ्य जो ऐसे मामले में जिसमें नुकसानी का अवधारण होना है, ठीक है, सुसंगत होंगे, तो भी वे सुसंगत हो जाते हैं, तो भी सुसंगत होते हैं। क्यों? न्यायालय की अवधारणा न्याय करने के कॉन्सेप्ट के साथ आई है, और जब आपको किसी मामले में सिर्फ नुकसानी की रकम यही अवधारित करनी है तो ऐसे सारे तथ्यों को तक का साक्ष्य तो आपको लेना ही चाहिए जिससे नुकसानी की रकम अवधारित करने में आप समर्थ हो जाएं। लेकिन अगर यहां लिखा नहीं रहेगा तो फिर यह आपकी मर्जी पर हो जाएगा, और आपकी मर्जी पर, चलिए आप अच्छे आदमी हो सकते हैं लेकिन आपका पद उत्तरवर्ती अच्छा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए इसको अधिनियमित स्वरूप में
सामने रखा जाना ये अधिक उचित है और इसीलिए सेक्शन 12 बनाया गया। ऐसा हर तथ्य जो नुकसानी की रकम अवधारित करने में न्यायालय को समर्थ करते हैं। यद्यपि नुकसानी जिन जिन मामलों में अवधारित की जाती है वे विषय विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत ठीक है पैदा होते हैं और उनमें नुकसानी की रकम की गणना करने के अपने ही नियम हैं। जैसे मानहानि के मामले में देखा जाएगा क्यों की मानहानि, ठीक है, क्या क्षमा मांगी गई थी, क्षमा मांगी गई तो कब मांगी गई, जब मार फजीता होने लगा जिसे केजरीवाल ने भी अरुण जेटली क्षमा मांगी थी, वो तो सब पे मान चुका, सब पे सबकी उसने मानहानि की, सब पे उसने क्षमा मांगी, लेकिन कब मांगी, जब मसले अदालत में पहुंच गए, सम्मन हो गए, ट्रायल शुरू होने की स्थिति आ गई, तब तुम क्षमा मांगी और भाग गए। और एक क्षमा आपने मांगी उसी क्षण जिस क्षण गलती का पता लगा। तो दोनों क्षमाओं में भी फर्क है। हमने कहा ना कि कानून बुद्धिमानों का विषय है, ये एक एक चीज पर नजर रखेगा। तो ये इन चीजों की ठीक है बार बार इन चीजों की एक सूची बनाना जो संभव भी नहीं थी और फिर उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी सेक्शन में लिखना, इसकी अपेक्षा एक मोटी बात कह देना ज्यादा श्रेयस्कर थी कि जब कभी न्यायालय को नुकसानी की रकम यह अवधारित करनी हो तो वे सारे तथ्य जो न्यायालय को नुकसानी की रकम अवधारित करने में समर्थ बनाए वे सारे के सारे सुसंगत होंगे। ठीक है, तो आपका सेक्शन 12 सेक्शन 13 क्या कह रहा है, ठीक है, पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, नए का धारा 11 कहता है जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, ठीक है, तब सुसंगत तथ्य। इसका मार्जिनल नोट यह कह रहा है कि प्रश्न न्यायालय के समक्ष जो है वो काहे से संबंधित है, अधिकार या रूढ़ि से। जहां की किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत है और का और खा दो सब सेक्शन 13 में इनेक्ट हुए, ठीक है ना। सेक्शन का उपखंड का इस तथ्य से संबंधित है कि आप ऐसे हर तथ्य का साक्ष्य देंगे जो उस अधिकार या रूढ़ि के जन्म लेने के संबंध में, ठीक है, ये संबंध रखता हो, जन्म लेने के संबंध में कहता है कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्रख्यात या प्रतिख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था। यानी अधिकार का अस्तित्व, रूढ़ि का अस्तित्व, इसका साक्ष्य आप किस प्रकार देंगे, ये धारा 13 का में लिखा है। उसके अस्तित्व का साक्ष्य आप कैसे देंगे, उसके जन्म का साक्ष्य कैसे देंगे। तो कहता कि कोई भी संव्यवहार हो जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि, यानी जिस अधिकार या रूढ़ि के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, जो ठीक है आपका प्रश्नगत की गई है कि यह अधिकार या रूढ़ि अस्तित्व में है या नहीं है, उस अधिकार या रूढ़ि को जिस भी संव्यवहार में सृष्ट किया गया हो, मीनिंग देयरबाय, रूढ़ि तो सृष्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है, या फिर यूं कहें कि रूढ़ि के सृष्ट हो ही नहीं सकते। कहने का अर्थ यह है कि रूढ़ि के सृष्ट होने का साक्ष्य यह आप नहीं दे सकते, क्योंकि रूढ़ि की विशेषता यह है कि उसे रूढ़ि के तौर पर माना जाए। इसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि वो स्मरणातीत काल से उसी रूप में फॉलो होती चली आई हो, यानी आपकी याददाश्त के परे ये उसके जन्म की कहानी ये होनी चाहिए। स्मरणातीत काल से वो लगातार रूढ़ि के रूप में फॉलो हुई हो, तो वो जन्म कब ली है ये आप कैसे बता पाएंगे भाई। जब स्मरणातीत काल से उसका अस्तित्व होना चाहिए तभी आप उसे रूढ़ि के तौर पर क्लेम कर पाएंगे। तो फिर सृष्ट
इन शब्दों का कोई अर्थ रूढ़ी के संबंध में रह ही नहीं जाता। लेकिन सेक्शन तो अधिकार और रूढ़ी दोनों की बात कर रहा है। तो स्रष्ट शब्द का कोई संबंध रूढ़ी से संबंधित भले ही ना हो, या स्रष्ट शब्द का कोई अर्थ रूढ़ी के संबंध में भले ही ना हो, लेकिन अधिकार के संबंध में तो है। आप कोई अधिकार क्लेम कर रहे हैं, और अधिकार मूर्त या अमूर्त कुछ भी हो सकता है। वैसे तो यूं कहें कि अधिकार अमूर्त ही हो सकता है, क्योंकि स्वयं अधिकार, इसकी तो चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं कि अधिकार तो एक दावा है जो आप कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए समाज के विरुद्ध ये कर देते हैं, और समाज ठीक है आपके उस अधिकार को मान्यता, उस दावे को मान्यता ये क्यों दे देता है? इसलिए क्योंकि उसमें स्वयं समाज का ये लाभ होता है, इसलिए वो आपके उस दावे को मान्यता ये दे देता है। ठीक है, तो अधिकार यूं तो कहें तो हमेशा अमूर्त होता है, क्योंकि बेंथम ने कहा वो लाभ है, ऑस्टिन ने कहा क्षमता है, हालैंड ने कहा कि राज्य के अनुमति और समर्थन से प्राप्त क्षमता यह है वो जिसे आप अधिकार के नाम से जानते हो। ग्रे कहते हैं कि वो हित को संरक्षित करने की क्षमता है। ठीक है, क्षमता वो भी मानना है, लेकिन उनकी क्षमता और ऑस्टिन की क्षमता अलग अलग है। तो यूं तो अधिकार अमूर्त ही होगा, ठीक है, लेकिन वह अधिकार जिस विषय वस्तु से संबंधित होगा, वह विषय वस्तु मूर्त भी हो सकती है और वह विषय वस्तु अमूर्त भी हो सकती है। मछली निकालने का अधिकार, ठीक है, तो आपका लाख इकट्ठा करने का अधिकार, भूमि से लाभ प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, भूमि मूर्त है, अधिकार की विषय वस्तु मूर्त है, लेकिन स्वयं अधिकार अमूर्त ही रहता है। लेकिन फिर भी आपको अमुक अधिकार कब प्राप्त हुआ, ठीक है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो विषय वस्तु है वो भी अमूर्त है। ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कॉपीराइट आपको काहे पर प्राप्त होता है? प्रस्तुतिकरण के ढंग पर प्राप्त होता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण का जो ढंग है, यूं तो आपका कॉपीराइट लिटरेरी वर्क इस पर मिलेगा, और लिटरेरी वर्क में जो कुछ प्रस्तुत किया गया है, यानी साहित्यिक प्रस्तुति जिसकी हुई है, वो सब कुछ पहले से प्रस्तुत है। आप ऐसा कुछ नहीं प्रस्तुत कर सकते जो पहले से प्रस्तुत न हो। आप यही तो कहेंगे कि साहब ठीक है, मां बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो गोस्वामी तुलसीदास पहले ही कह गए। उनके कहने का ढंग अलग था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास पहले आदमी हो जो ये बात कहें, नहीं, उनसे भी पहले लोग कह गए। उनके कहने का ढंग अलग था। उन्होंने दोहे में कहा, उन्होंने कविता में कहा, किसी ने गद्य में कहा, किसी ने किसी में कहा, किसी ने प्रेरणास्पद प्रसंग के रूप में कहा। कहने के ढंग अलग अलग होते हैं, तो ढंग इस पर कॉपीराइट है। ठीक है, उस विषय वस्तु उस बात पर कॉपीराइट नहीं है। मां बाप का सम्मान करना चाहिए, इस बात पर कोई कॉपीराइट नहीं है। यह हम कहेंगे कैसे, इस पर कॉपीराइट है। जैसे आप गंभीरता से पढ़ेंगे विषय को, तभी आप ज्ञान को उपलब्ध होंगे, ये इस दिन से कहा गया। और ये ऐसे भी कहा गया कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, ये कहने का तरीका ये भी है कि खोजने वाले को मिला है, लेकिन तब जब उसने गहरे उतर कर उसकी खोज की है, अन्यथा नहीं। ये नहीं कहा कि जिन खोजा तिन पाइया, आप इतना ही पढ़ते हैं सिर्फ क्योंकि आपके लिए सुविधाजनक इतना ही है। नहीं है ऐसा। जिन खोजा तिन पाइया, तुम ऊपर ही ऊपर खोजते रहोगे तो थोड़ी मिल जाएगा। बोले हम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, बस खाली टेबल लैंप चलाया, कल से कंपटीशन की तैयारी शुरू हो, लिख दिया तो हो थोड़ी जाएगी। उसके लिए तो हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है, तो बात तो पूरी ये हुई कि
जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। और आपकी जो स्थिति है वो अगली लाइन में चित्रित है कि मैं बापुरा बूढ़न डरा राह किनारे बैठ। तो आप जब थकते हैं, उबाऊ आपको विषय लगने लगता है, ये करते हैं, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, बैठो आराम से। आपकी स्थिति का चित्रण अगली लाइन में है। तो सवाल यह है कि जो कॉपीराइट है वो प्रस्तुतिकरण के ढंग पर है। आप ये ढंग नहीं अपना सकते। इस बात को तो आप 20 तरीके से कह सकते हैं। तो अधिकारों की विषय वस्तु मूर्त हो सकती है, अधिकारों की विषय वस्तु अमूर्त हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अधिकार कब पैदा हुआ, कॉपीराइट आपको कब मिला, यह बताया जा सकता है। रूढ़ जरूर स्मरणातीत काल से होगी। तो अगर किसी मामले में आप कॉपीराइट क्लेम कर रहे हो तो बताओगे ना कि वो कब सृष्ट हुआ, ठीक है। तो आप अधिकार के धारक के रूप में अधिकार का दावा ये कर रहे हैं। तो आप अधिकार के धारक कब हुए, अर्थात वह अधिकार कब सृष्ट हुआ आपके पक्ष में, उस संव्यवहार का जिसमें वह अधिकार आपके पक्ष में सृष्ट हुआ उसका साक्ष्य दिया जाना सुसंगत भी है और दिया भी जाएगा। तो कहता है कोई संव्यवहार जिसमें वह अधिकार या रूढ़ी सृष्ट हुई है, कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ी सृष्ट दावाकृत, ठीक है। आपने दावा किया था उस अधिकार का या उस रूढ़ी का, आपने कहा कि हम इस मठ के महंत हैं इसलिए अग्र पूजा के अधिकारी हम हैं, ठीक है। यह महत्व की बात होती। सबसे पहला सम्मान किसका हुआ, यह महत्व की बात है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध तो इसी प्रश्न पर हो गया। भाई शिशुपाल यही प्रश्न तो उठा रहा है कि भीष्म पितामह आदि आदि बड़े पुरुषों की उपस्थिति में कृष्ण जैसे व्यक्ति की अग्र पूजा कैसे हो सकती है। शिशुपाल की नजर में कृष्ण बहुत गिरे हुए आदमी है, जबकि वो खुद बहुत गिरा हुआ आदमी है, और गिरे हुए को सबको गिरा ही हुआ नजर आता है, ठीक है। तो वो खुद बहुत गिरा, तो प्रश्न तो अग्र पूजा का ही है। और अग्र पूजा क्यों उसकी होगी जो सबसे बड़ा होगा, कद की दृष्टि से नहीं कि वो 6 फीट और 7 फीट का है, उस दृष्टि से नहीं, किरदार की दृष्टि से जो सबसे बड़ा होगा उसकी पूजा होगी अग्र पूजा। कद छोटा है बड़ा है इससे मतलब थोड़ी है। तो किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण सबसे बड़े इसलिए उनकी पूजा होगी, ठीक है। अब कृष्ण की पूजा होना यह तय करता है कि उस संव्यवहार में किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से कृष्ण सबसे बड़े हैं। अब अगर कृष्ण के बड़प्पन का मुकदमा चलने लगे और उनके किरदार का प्रश्न ये उठ जाए तो उस संव्यवहार का साक्ष्य दिया जा सकेगा, ठीक है, जिस संव्यवहार में किरदार के उस अधिकार को दावाकृत किया गया था, ठीक है। दावाकृत किया गया था ना। दावाकृत करने का तरीका यही थोड़ी होता बोलकर दावा करो, ठीक है। बोलने के अलावा भी साधन है खुद को अभिव्यक्त करने का। तो कहता कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ सृष्ट दावाकृत उपांतरित। अब अगर उपांतरित हुई किसी मामले में तो थी तभी तो उपांतरित हुई, अगर थी ही नहीं तो उपांतरित क्या हुआ, उपांतरित यानी बदली गई। अधिकार या रूढ़ी में परिवर्तन आया, हालांकि रूढ़ियों में परिवर्तन नहीं होता लेकिन अधिकार में परिवर्तन संभव है। किसके द्वारा, अधिकार के देने वाले के द्वारा। तो जहां उपांतरित हुआ वो भी अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के साक्ष्य को, ठीक है, न्यायालय के समक्ष दर्शित कर रहा है। आप किसी भी अधिकार या रूढ़ी इसके हकदार होने का दावा न्यायालय में कर रहे हैं। आपको जादू लगता है कि आखिर अधिकार और रूढ़ी इसे साबित कैसे करेंगे। वे सारे संविवार जिससे अधिकार या रूढ़ी सृष्ट हुई थी, मान्यकृत हुई थी, दावाकृत हुई थी, उपांतरित हुई थी, ठीक है, प्रख्यात आपने मांगी थी लेकिन आपने कही थी
ठीक है, कि ये अधिकार या रूढ़ी हमें है। ठीक है, हालांकि उस अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व का प्रश्न उस विशेष मामले में प्रश्नगत नहीं था। प्रश्नगत तो पति पत्नी के बीच क्रूरता का व्यवहार, इसका मुकदमा चल रहा था। ठीक है, लेकिन आपने कहा था कि भाई हमारे यहां शादी का तरीका ये है, और पत्नी ने कुछ भी नहीं कहा था। अब शादी का तरीका ही एक मामले में प्रश्नगत हो गया है। आपने उस समय क्या कहा था? ठीक है, आपने प्रख्यात किया था, आपने असर्शन किया था कि यह तरीका है, और विपक्षी कुछ नहीं बोला था। अब दो सवाल आ जाएंगे। जिस विपक्षी के विरुद्ध आपने प्रख्यात किया था उस अधिकार या रूढ़ी को, वही विपक्षी इस समय भी आपका विपक्षी है। ठीक है, एक बात यह हुई, ठीक है ना, एक बात तो यह हुई कि वही विपक्षी जो उस समय विपक्षी था, जिसके विरुद्ध आपने अधिकार या रूढ़ी को मान्यकृत किया था, दावाकृत किया था, उपांतरित किया था, आदि आदि प्रख्यात किया था, वही विपक्षी इस कार्यवाही में पुनः आपका विपक्षी है। और एक बात, आपने उस अधिकार या रूढ़ी, ठीक है, जिसका प्रख्यापन, जिसका असर्शन आपने उस समय किया था, उस कार्यवाही में जो आपका विपक्षी था वो अलग था, और इस समय जो आपका विपक्षी है वो अलग है। तब न्यायालय में चले उस मुकदमे का, ठीक है, जो निर्णय है इस मुकदमे में साक्ष्य में दिया जा सकता है या नहीं, प्रश्न ये है। ठीक है, प्रश्न ये है, क्योंकि निर्णयों की सुसंगति, इसके संबंध में पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 40, 41, 42 और 43, 40, 41, 42, 43 और 44, ये 4 सेक्शन थे। वर्तमान अधिनियम में भी 2 कम कर लीजिए, होंगे ही होंगे, लेकिन वो निर्णयों की सुसंगति बताता है। ठीक है, वो कहता है निर्णयों की सुसंगति, और यहां क्या कहता, कोई संव्यवहार, निर्णय संव्यवहार नहीं है। निर्णय जिस मुकदमे में आता है वो संव्यवहार है। निर्णय जिस मुकदमे में आता है वो संव्यवहार है, निर्णय स्वयं संव्यवहार नहीं है। ठीक है, निर्णय कहां संव्यवहार? निर्णय तो तथ्य है, निर्णय तो तथ्य है। ठीक है, और संव्यवहार वो है जिसमें निर्णय आए। तो 40, 41, 42, 43 और 44 तो निर्णयों के बारे में है, और यह सेक्शन संव्यवहार की बात कर रहा है। कहता है उस संव्यवहार का साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, इसका अर्थ ऐसे निकल आएगा कि अगर भले ही उस मुकदमे में आपका विपक्षी जो था वो इस व्यक्ति से भिन्न है जिस मुकदमे में आप रूढ़ी या अधिकार का साक्ष्य दे रहे हो, इसमें जो आपका विपक्षी और उस मुकदमे में आपका विपक्षी दोनों भिन्न है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि संव्यवहार में अधिकार या रूढ़ी की अगर मांग हुई थी तो उसका साक्ष्य ये दिया जा सकता है। तो भले ही विपक्षियों में भिन्नता हो, वहां विपक्षी अलग हो और यहां विपक्षी अलग हो, लेकिन इसके बाद भी आप ये कह सकते उस मुकदमे में भी हमने अमुक अधिकार या रूढ़ी की मांग की थी, अमुक अधिकार या रूढ़ी के सृष्ट होने का साक्ष्य दिया था, प्रख्यात किया था, या प्रत्याख्यात यानी डिनाइल किया था। प्रख्यात यानी असर्शन और प्रत्याख्यात यानी डिनाइल, आप ये साक्ष्य दे सकते हैं। ठीक है ना, ये चूंकि संव्यवहार की बात है और मुकदमा संव्यवहार है, तो धारा 13 ये प्रतिध्वनित करती है कि निर्णय की सुसंगति वो तो 40, 41, 42, 43, 44 उसी के मुताबिक होगी, लेकिन संव्यवहार इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये बात हमने कही क्यों? इसलिए क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस बिंदु पर ध्यान दिया कि अगर पुराने मुकदमे में विपक्षी कोई और था और इस मुकदमे में विपक्षी कोई और है, और आप उस मुकदमे में अधिकार या रूढ़ी जो आपने प्रख्यात की थी उसका साक्ष्य इस मुकदमे में उस अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व को स्वीकार किए जाने के लिए दे रहे हो,
तो इससे अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के संबंध में झूठे साक्ष्य गढ़े जाने की जो संभावना है ये बढ़ जाएगी। हमें ये साबित करना है कि तुम्हारे मकान से हमारा ठीक है सुखाधिकार है, मार्गाधिकार है। हमने तय कर रखा तुम्हारे मकान में हम मार्गाधिकार क्लेम करेंगे, ताकि तुम्हारा मकान जब हम तुम्हारे घर से निकलने शुरू हो जाएंगे तो तुम मजबूरी में हमें बेच के भाग जाओगे, औने पौने हम आपका मकान खरीद लेंगे। ये हमने तय किया। ये भी चोर हैं, ये भी हमारे साथ मिल गए, ठीक है। और हम लोगों ने एक फर्जी मुकदमा दायर कर लिया, ठीक है ना, फर्जी मुकदमा दायर कर लिया। और उसमें हमने कहा कि जो है इनके घर से हमें निकलने का मार्गाधिकार है, मान लो, ठीक है। हमने वो ये बात कही और इन्होंने, ये तो हमसे मिली हुई है, इन्होंने उस बात को मान्यता दे दी, कोई बात ही नहीं, बात खत्म हो गई। उसके बाद हम मार्गाधिकार क्लेम कर लिए। अब उस मुकदमे में विपक्षी ये तो नहीं होंगी, अब तो विपक्षी मकान का मालिक होगा, ठीक है ना। और अधिकार या रूढ़ि जिस संव्यवहार में दावाकृत, सृष्ट, मान्यकृत, उपांतरित आदि हुई थी, ठीक है, दूसरे संव्यवहार में उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। तो पिछले मुकदमे में हमने कहा था, तो इस मुकदमे में उस झूठे साक्ष्य को दर्शित करके हम अधिकार या रूढ़ि का साक्ष्य दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, न्यायालय के समक्ष जो मुकदमा चलता है उस मुकदमे में अधिकार या रूढ़ि अगर दावाकृत, मान्यकृत, उपांतरित आदि आदि हुई है तो भी अगले मुकदमे में उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये झूठे साक्ष्य को गढ़ने का अवसर ये पक्षकारों को देगा। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय उसने कहा नहीं दिया जाएगा। क्यों? मुकदमा एक संव्यवहार है और सेक्शन संव्यवहार की बात करता है। उन्होंने कहा आप ये क्यों भूल जाते हैं, धारा 13 में जो कुछ कहा गया, पुराने अधिनियम के और वर्तमान अधिनियम की धारा 11 में जो कुछ कहा गया वो सिर्फ सुसंगत है, निश्चायक साक्ष्य नहीं है। अधिकार या रूढ़ि के संबंध में निश्चायक थोड़े है, होने दो भाई, खाली सुसंगत है। तो केवल पिछले मुकदमे में दावाकृत हुआ था इसी कारण इस मुकदमे में मान्य हो जाएगा, ये तो नहीं है। लेकिन पिछले मुकदमे में दावाकृत भी हुआ और लगातार उसका फॉलोअप भी हुआ है, ऐसा साक्ष्य भी सामने आ रहा है, तो फिर उसका साक्षिक मूल्य बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा अगर न्यायालय बैठा हुआ है हर चीज का निरीक्षण करने के लिए, तो इसमें डर क्या है, सुसंगत है। तो विधायी आशय के अधिक नजदीक इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है। इसलिए अगर किसी मुकदमे में पीछे किसी अधिकार या रूढ़ि का साक्ष्य दिया गया होगा, प्रख्यात, मान्यकृत, प्रख्यात आदि किया गया होगा, तो अगले मुकदमे में भी उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, किंतु वह निश्चायक साक्ष्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो स्वयं साक्ष्य अधिनियम ही घोषित कर रहा है, ये सिर्फ सुसंगत है, निश्चायक नहीं, ठीक है ना, बात क्लियर है, ठीक है। तो का खंड अधिकार या रूढ़ि के जन्म के संबंध में बात करता है, ठीक है ना, और खाखंड वे विशिष्ट उदाहरण, ठीक है, यानी जन्म अधिकार या रूढ़ि आपके पक्ष में है, इसका साक्ष्य आप काखंड के मुताबिक देंगे, और खाखंड में आप उन विशेष उदाहरणों का साक्ष्य दे सकते हैं कि भाई फला जगह पर यह प्रश्न उठा था तब भी यही हुआ, फला जगह पर प्रश्न उठा था यह अधिकार या रूढ़ि हमें है या नहीं तब भी यही हुआ था, ठीक है। तो कहता वे विशिष्ट उदाहरण जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी, या जिसमें उनका प्रयोग विवादग्रस्त या प्रख्यात किया गया था, या उसका अनुसरण नहीं किया गया था, क्योंकि सेक्शन तो दोनों पक्षों के लिए बनेगा। डिफेंस ये देगा कि भाई इनने कहा तो था लेकिन माना नहीं गया था, ठीक है ना, उसका अनुसरण नहीं हुआ था, ठीक है। डिफेंस ये कहेगा कि इनने कहा तो था लेकिन उन्होंने मना किया था, वो ये देगा, आप कहोगे हमने दिया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें साक्ष्य के तौर पर अधिकार या रूढ़ि के प्रश्न पर सुसंगत होंगी और दी जाएगी। दृष्टांत देख लें, दृष्टांत क्या कहता है, प्रश्न यह है कि क्या काका एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है, मीन क्षेत्र यानी मछली निकालने का तालाब, ठीक है ना, कहता काका एक मीन क्षेत्र पर अधिकार है,
काके पूर्वजों को मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख। आखिर मीन क्षेत्र पर अधिकार है तो किसी डॉक्यूमेंट से मिला होगा, ठीक है। तो मीन क्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, काके पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बंधक, भाई बंधक भी तो ऐसी चीज है, अगर नहीं था तो बंधक क्या रख दिया था उसमें, विशिष्ट उदाहरण है, ठीक है, अधिकार होने का, ठीक है। मीन क्षेत्र काके पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल पार्श्विक अनुदान, ठीक है ना। अब बंधक तो तुमने दिखावटी तौर पर रख दिया था, उसके बाद बंधक को बिना चुकाए बेच दिया और बंधकदार ने कुछ कहा नहीं, ठीक है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो कहता है काके पिता द्वारा उस बंधक से अनमेल पार्श्विक अनुदान, पार्श्विक अनुदान है और बंधक से अनमेल है, ठीक है ना। विशिष्ट उदाहरण जिसमें काके पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था या जिनमें अधिकार का प्रयोग काके पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, दोनों सुसंगत है, ठीक है। तो 12 और 13 ये एक साथ खत्म हुई, छोटी छोटी धाराएं हैं, ये आप किताबों से पढ़ेंगे आएंगी तभी। हमारे बोलने पर अगर सुनेंगे तो ये बोलना हमेशा मेरा ही रहेगा, ये कानून आपका हो जाए इसके लिए जरूरी है इसे किताब से जरूर देखिए और फिर बात करते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 14 है, देखेंगे, लंबी धारा है, अगली क्लास में देखेंगे।